हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आप लोग कैसे हो मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो इस बार 2025 में क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। उसके लिए मैंने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। व्यवस्था ये किया है कि सारे मैथ का चैप्टर एकदम टॉपिक वाइज सिलसिलेवार ढंग से विथ कॉन्सेप्ट प्लस फुल कंप्लीट चैप्टर के साथ मैं बारी बारी से चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं। तो पहली क्लास में मैं वास्तविक संख्या का एक क्लास ले चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन थे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरी रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। जो जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास समझ में पूरी रूप से आए ना, तब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, समझिए, क्योंकि अभी का ही कॉन्सेप्ट आपको बाद में जब नौकरी की तैयारी कीजिएगा ना तो उस समय काम आएगा। तो अभी का मेहनत बाद में रंग लाती है। तो अभी मेहनत कीजिए हमारे साथ और मैं आप लोगों को पूरा मैथ कंप्लीट करवाने वाला हूं, एकदम विथ कॉन्सेप्ट प्लस कंप्लीट चैप्टर के साथ। अब की बार बिहार बोर्ड पार का नारा लगाना है और 100% नंबर लाना है मैथ में। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को, क्या आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिएगा तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ा रहा हूं, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिएगा तो मैं आपको 1.2 पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो 1.2 देखेंगे, जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो 1.1 देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए मैं ये पूरा टॉपिक लिख दिया था कि आप अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वास्तविक संख्या में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो पिछली क्लास में मैं ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया हूं। आज की क्लास में हम लोग ये पूरी चीजें को खत्म करेंगे, है ना। आज की क्लास में जितने भी चीजें हैं उसको खत्म करना चाहूंगा और प्रश्न वाली जो 1.1 है उसको कंप्लीट आज करेंगे। तो चलिए न लेट करेंगे न वेट करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो भी संख्याएं दी गई है उनका क्या निकालना है? एलसीएम। और क्या निकालनी है? एचसीएफ। और कल मैं एलसीएम एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट दिया था। जितने लोग हमारे पिछले क्लास को देख कर आए हैं उनको आज बहुत मजा आने वाली है। वो एकदम जानते हो एकदम हवाई जहाज की तरह आज उड़ने वाले हैं। तो चलिए उनको भी उड़ाते हैं। चलिए तो देखिए ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट और ये मैं पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। हालांकि हमारे बहुत सारे युवा नौजवान साथी हैं जो आज भी जुड़े हैं, तो एक बार उनको रिवीजन कर देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम कैसी निकाली जाती है। देखिए सबसे पहले अगर आपको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम निकालना है किसी भी संख्याएं की, तो पहले उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे हमें 8, 12, 16 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले मैं 8 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर मैं 16 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। कैसे करूंगा वो पिछली क्लास में आपको मैं बता दिया हूं। तो भाई पहले 8 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, पहले 2 से ट्राई करना है 4 बार में, फिर 2 से डिवाइड करना है कितने बार में कटेंगी? 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड करना है कितने बार में कटेंगे? 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड 8 का, इस 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। देखिए मैं उसी तरह कैसे लिखा हूं, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है ना, लिख दिया ना। ठीक उसी प्रकार से मैं किसका निकालूंगा? 12 का। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, 2 से लगाएंगे 6 बार में कट जाएगी, 2 से लगाएंगे 3 बार में कट जाएगी, 3 से लगाएंगे 1 बार में कट जाएगी। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 गुना 2 गुना 3, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है, कीजिए। 2 से लगाएंगे 8 बार में कट जाएगी, 2 से लगाएंगे 4 बार में कट जाएगी, 2 से लगाएंगे 2 बार में कट जाएगी, 2 से लगाएंगे 1 बार में कट जाएगी। तो ये जो 16 है इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया?
दो गुना दो गुना दो गुना दो, क्लियर है? दो गुना दो गुना दो गुना दो। तो मेरे नौजवान साथी, कहाँ हो तुम लोग? आप लोग भी कमेंट करके बताओ ना कि सर ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ये दो कितने बार आई है? तो एक दो तीन, तो ये तीन हो गया इसका पावर। यहाँ पर दो कितने बार आए? दो बार, तो यहाँ दो का पावर दो हो गया। तीन कितने बार आए? एक बार, तो तीन का पावर एक हो गया। यहाँ पर दो कितने बार आए? एक दो तीन चार, तो दो के पावर चार हो गए। इस प्रकार से लिख दिए। इस ये जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको इस रूप में लिखना क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है? देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं 8, 12 और किसका? 16 का। तो एलसीएम निकालते समय हमको ये देखना है कि 8 में, 12 में और 16 में कौन सी अभाज्य संख्या आई है। तो भाई 8 में तो 2 आई है, और यह देखिए यहाँ पर 2 आई है, यहाँ पर 2 और 3 दोनों आया है, यहाँ पर सिर्फ 2 आया। तो इन तीनों संख्याओं को जब देखते हैं तो इन तीनों में आने वाली जो अभाज्य संख्या है, एक 2 है और अगला कौन है? 3 है। क्लियर है ना? 2 और 3 के अलावा इन सारी संख्याओं में 8, 12, 16 में कोई और दूसरा अभाज्य संख्या नहीं आई है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या को लिख दीजिए। तो देखिए 2 आया था तो 2 को मैं लिख दिया, 3 आई थी तो 3 को लिख दिया। अब हम लोग को एलसीएम निकालना है ना, तो देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जो भी अभाज्य गुणनखंड था सबको मैं लिख दिया। तो भाई अभाज्य गुणनखंड में 8, 12, 16 में देखा जाए तो 2 आती है और कौन आती है? 3। हर एक अभाज्य गुणनखंड को लिखना है एलसीएम निकालते समय। तो हर एक अभाज्य गुणनखंड को मैं लिख दिया। अब हम लोग को इसमें क्या करना है? सबसे बड़ी घात लेना है। तो बताइए 2 का सबसे बड़ा घात कौन है? तो बोलोगे सर 2 का सबसे बड़ा घात 4 है, तो 4 ले लिया। अब हम लोग को लेना है 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन है? 1, तो ये 1 ले लिया। अब 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 के पावर 1 का मतलब होता है 3। अब इन दोनों को गुना करोगे तो हो गया 48। ये हो गया एलसीएम। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, है ना? एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है? इनमें आने वाली अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो इनमें आने वाली अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, इसके अलावा तो और कोई अभाज्य संख्या आया ही नहीं है। 2 और 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या है तीनों में? क्या इन तीनों में नहीं। तो एक 2 है, 3 है, लिख दिया। और उसके बाद मैक्सिमम पावर लेना है एलसीएम निकालते समय। तो ये था एलसीएम की कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ले लेते हैं जरा सा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए एचसीएफ है। एचसीएफ निकालते समय ठीक उसी प्रकार से क्या करना है? गुणनखंड करना है। और गुणनखंड मैंने आपको अभी करके बताया है। तो देखिए मैं गुणनखंड किया हुआ लिख दिया हूं। अब एचसीएफ निकालते समय क्या करेंगे? देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है ना? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 लिखेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। अब हम लोग को जब एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है? तो एचसीएफ निकालते समय सारे अभाज्य संख्याओं को नहीं लिखते हैं, उसमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होती है, उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में मौजूद है। तो इनमें 8 में, 12 में और 16 में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो मौजूद है? तो आप बोलोगे सर 2। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो 8 में दिखे, 12 में दिखे और 16 में दिखे। तो जो सब में दिखे ना उसको ले लेना है। तो देखिए जो सब में दिखा उसको मैंने क्या किया? ले लिया। क्लियर है? उसके बाद यहां पर क्या करते हैं? देखिए प्रत्येक उभयनिष्ठ, क्या लेनी है हम लोग को? प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये देखिए अब क्या करना है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ले लिए। अब क्या करना है? उसकी सबसे छोटी घात लेना है। तो 2 तो भाई इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटी घात किस में है? तो सबसे छोटी घात रहा 2 के पावर 2। तो हमने क्या कर दिया यहां पर? 2 के पावर 2 ले लिया। अब 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। तो यही 4 जो है ना 8, 12 और 16 का क्या है? एचसीएफ है। तो हम लोग अभी फिर से सीख गए कि गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बारी बारी से सबका आंसर देना है। क्या हो सभी लोग तैयार? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या हो सभी लोग तैयार? मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी, है ना? मैथ को पूरी रूप से क्या कर देना है? बर्बाद कर देना है। और क्लास 10th के मैथ में 100 में से 100 लाना है ना? और कॉन्सेप्ट के साथ कि कोई पूछे ना तो उसको बैठ के पढ़ाओ 4 घंटा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पिछली क्लास में मैं कंप्लीट करवा दिया हूं बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, है ना। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जितने लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी जिनके पास है वो 1.2 देखेंगे, है ना, 1.2 देखेंगे। क्लियर है। अब देखिए 12, 15, 21 का क्या लेना है, एलसीएम। क्या इसे निकालेंगे जी, आइए सबसे पहले इस 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 2 2 बार आया है तो पावर 2 हो जाएंगे, 3 एक बार आया है तो पावर 1 हो जाएंगे। उसी तरीका से 15, 15 को क्या लिखोगे, 3 गुने 5। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका 3 एक बार आए हैं तो 1 पावर में हो जाएगा, 5 एक बार आया है तो 5 1 पावर में हो जाएगा। 21 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 21 को लिखेंगे 3 और गुने का 7। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के पावर 1 हो जाएंगे, 7 के पावर 1 हो जाएंगे। अगर हम इनका निकालने लगे एलसीएम, किनका भाई, तो 12 का, 15 का और किसका, 12 का, 15 का, 12, 15 और किसका, 21 का। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो भाई इनमें प्रयुक्त होने वाली सारी अभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा। तो 12 में प्रयुक्त होने वाली अभाज्य संख्या 2 है और कौन है, 3 है, तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। 15 में प्रयुक्त होने वाली अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, तो 3 तो लिख दिए हैं, तो किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। 21 में प्रयुक्त होने वाली अभाज्य संख्या 3 है और 7 है, तो 3 तो लिखा गया, तो बचा कौन है, 7 लिख दिए। ऐसे लिख देना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो बस यही हो गया। अब इन सबको गुना कर दीजिए, ये हो गया इनका एलसीएम। तो गुना कीजिए तो कितना आएगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 7, तो 60 गुना 7 करोगे तो 420 हो जाएंगे। ये इनका एलसीएम हो गया, है ना, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। अब अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालते समय 12, 15 और 21 का जब हम लोग निकालेंगे इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते समय क्या करते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो ऐसा कौन सी अभाज्य गुणनखंड है जो 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में है। तो बोलोगे सर 12 में एक अभाज्य संख्या 3 है जो कि 15 में भी है और जो 21 में भी है, तो ये 3 जो है उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। अब इस जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है ना, एचसीएफ निकालते समय इसका सबसे कम वाला पावर लेना है। तो 3 का सबसे कम पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे कम पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो एचसीएफ होंगे वो 12, 15, 21 का वो 3 होगा और जो एलसीएम होगा वो 420 होगा। ये बेहतरीन आंसर मैं आप लोग को देने का कोशिश किया हूं। अब कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, कमेंट में ठोक दो एक बार। कितने लोग समझ गए एक बार कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। और आप लोग कहां कहां से जुड़े हो हमारी इस क्लास में, कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ताकि मुझे खुशी मिल पाए कि हमारे बिहार के पूरे जिला से हमारे इस क्लास को आप लोग देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं हमसे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी बिहार के स्कूल कॉलेजेस हैं सब में शेयर मार दो एक बार, है ना, ताकि किसी को भी इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता ना पड़े, पैसा बर्बाद करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, पैसा बर्बाद करना ही नहीं है। मैं पूरी चैप्टर आपको कंप्लीट यहीं पर करवाऊंगा। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 ये क्या है, इनका निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंड मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। अब गौर से जब देखिए, ये 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है और 29 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ना, मैं लिखवाया भी हूं कि वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं
एक वो एक होता है और दूसरा वो खुद संख्याएं होती है, वो कहलाती है आभास संख्या। तो 17 देखिए, एक तो एक से कटेगा और दूसरा किससे कटेगा, वो खुद से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो एक से कटने वाला और खुद से कटने वाली जो संख्या होती है वो आभास संख्या होती है। तो ये सारी संख्याएं जो है वो आभास संख्या है। अब हम बात करें 17, तो 17 का जो 17 को 17 लिख सकते हैं हम लोग। आवाज गुणनखंड करोगे तो 17 गुना 1 लिखोगे। 23 को क्या लिखोगे, 23 गुना 1 लिखोगे। 29 को क्या लिखोगे, 29 गुना 1 लिखोगे। क्लियर है, 29 गुना 1 लिखोगे। अब जल्दी से ये बताओ कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इसमें आभास संख्या कौन है, 17 है। इसमें आभास संख्या कौन है, 23 है। इसमें आभास संख्या कौन है, 29 है। अब आप बताइए इसका एलसीएम निकालिए, 17, 23 और 29 का जब आप एलसीएम निकालोगे, है ना, क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो आप बताओ आभास संख्या के रूप में आई है 17, आभास संख्या के रूप में आई है 23, आभास संख्या के रूप में आया 29। इन सबको गुना कर दो, ये हो जाएगा एलसीएम। जब भी अगर आभास संख्याएं दी जाए तो आभास संख्या को सीधे गुना कर देना, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इसको डायरेक्ट गुना कर दो, हो जाएगा डायरेक्ट एलसीएम। अब देखिए इस 23 को, इसको गुना करना हमको, तो कैसे गुना करेंगे, पहले 17 को 23 से गुना कर दो। 17 तिया 51 के एक कैरी कितना हो गया, 5। ठीक ना, 17 दूना 34 और 5 39, 391। और गुना करना है इसको 29 से। 29 को क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो पहले इसको 3 से गुना कर दो। 3 एक तिया 3, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11, और ये रहा 0। ठीक है ना। अब इसमें से 1 से गुना करो, तो भाई 391 को 1 से गुना करेंगे तो 391 आ जाएगा, और ये बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, बच गया 12, 12 में से 9 गया 3, है ना, 12 ये गया 6 में से 3 गया 3, और आ गया ये 11। तो 1139 जो होंगे इनके एलसीएम हो जाएंगे, 11,339 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या होता है, तो चलिए एचसीएफ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो भाई किसी भी आभास संख्या, ये इसमें प्रयुक्त होने वाली क्या है, आभास संख्या है ना। तो आभास संख्याओं का जो एचसीएफ होती है ना, आभास संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। एकदम लिख देना, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो इसको कि आभाज संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होती है, 1 होती है, एवं एलसीएम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है ना। इस बात को याद रखना कि ना एलसीएम जो है 17, 23 और 29 का क्या होगा, तो भाई 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो आ जाएगा 11,339। हम लोग सिंपली ये क्या है, इस सब क्या है, आभास संख्या। जब भी आभास संख्या रहे ना और उनका एलसीएम निकालना रहे तो सीधे आभास संख्या को क्या कर दो, गुना कर दो। और अगर एचसीएफ निकालना रहे तो सीधे 1 लिख दो। ठीक है ना, तो ये नोट करके इस बात को जरूर लिख लेना कि आभास संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर में होती है, और आभास संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, क्या होता है, 1 होता है।
इस क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ ये क्लियर है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे? अब एक तो ये अभाज्य संख्या है नहीं ना, एक क्या ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्लियर है? एक तो ये अभाज्य संख्या है नहीं ना, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो एक ही हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहे। चलिए, तो इस बात को याद रखिएगा, वैनिस्ट अभाज्य गुणनखंड इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 8, 9 और 25, इसका क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है? एलसीएम। आइए, तो इस 8 को क्या लिखोगे? 8 को लिखोगे 2 × 2 × 2, यानी हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 3। 9 को क्या लिखेंगे? तो 9 को लिखेंगे 3 × 3 यानी 3 का क्या? स्क्वायर। 25 को क्या लिखेंगे? 25 को लिखेंगे 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका 8, 9 और 25 का, तो क्या होगा एलसीएम? एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं? सारी अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो बताइए, तो 8 में कौन कौन सी अभाज्य संख्या? 8 में सिर्फ 2 आया है तो 2 लिख दो। 9 में आया है 3 तो 3 लिख दिए। 5 में आया है 5, 25 में आया है 5 तो 5 लिख दीजिए। अब ये 2 कितने बार आई है? 3 बार। भाई तो एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। और फिर सबको क्या कर दो? गुना कर दो। तो ये कहलाते हैं एलसीएम। तो 2 के पावर 3 मतलब 8 और 3 के पावर 2 का मतलब 9। ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएंगे 25। तो सीधे इसको क्या कर दो? गुना कर दो। 9 8 72 और 72 गुना कितना? 25। 72 गुना 25 कर दोगे तो 1800 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1800। क्लियर है? यानी जो एलसीएम होगा वो 1800 होगी। अब बात आई सर एचसीएफ क्या होगा? अब एचसीएफ क्या होगा? तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें एचसीएफ, चलिए एचसीएफ देखते हैं। आइए, अगर मैं बात करूं एचसीएफ, इसमें भाई 8 का, 9 का और किसका? 25 का। अगर हम लोग बात करें इसमें एचसीएफ का, तो ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या है जो 8 में, 9 में और 25 में कॉमन है? बताओ, ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या इसमें कॉमन है? तो जब कॉमन ना मिले ना, तो याद करना एचसीएफ कितना होता है उसका? 1 होता है। कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा और जो एलसीएम होगा वो 1800 होगा। क्लियर है? तो ये है इसका जवाब। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन था, मैंने तीनों को कंप्लीट करवा दिया है। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, लगा दो आग पानी में और बना दो बिहार बोर्ड के मैथ को तूफानी में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे दोस्त खुश हैं, सारे नौजवान साथी खुश हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एलसीएम 306 का और 557 इक्वल टू कितना दिया गया है? 9 दिया गया है ना? कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और एलसीएम 306 और 557 का ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दे रखा है, हमको एलसीएम निकालना है। तो भाई हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी बिहारी जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और क्या? एचसीएफ के गुणनफल का क्या है? बराबर होता है।
ऐसा हम लोग को सिखा चुके हैं आप, है ना। मैं आप लोग को सिखा चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चन भी है ना इस थ्योरम पे हम लोग, इस प्रमेय पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आइए अब क्या देखते हैं कि इसमें एक संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 557, नहीं 657। तो यहां पर हमको क्या निकालना है भाई, एलसीएम। तो भाई एलसीएम जो होगी आपको 306 का और 657 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। क्या हो जाएगी, दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में हो जाएगा, है ना, एचसीएफ किसका, तो भाई 306 का कौमा 657 का। तो बस कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है 306 और कितना है 657। तो 306 एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या 657 हो गई, इनको गुना कर देंगे तो संख्याओं का गुणनफल निकल गया। और 306 और 57 का एचसीएफ दे रखा है कितना 9, बस 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो भाई करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 तिया 27 बचा 3 और 9 चौके 36, 34 बार में खत्म। तो भाई अब गुना कर दीजिए इसको। तो भाई कैसे गुना करेंगे, तो 34 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 30 + 4 लिख सकते हैं ना, और इसको गुना कर देना है 657 से। तो पहले 3 से गुना करते हैं, 7 21 के एक हाथ में 2, 5 15 2 17 के साथ हाथ में 1, और 6 18 और 1 19, और ये 0। अब इसको क्या करना है, 4 से गुना करना है, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, और 5 चौका 20 और 2 22 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26, बस जोड़ दो इसको, हो गया आंसर। ये 8 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, और 1 1 2, है ना। तो आंसर हो जाएगा 22 33 8। तो भाई इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएंगे 222338। तो जो भाई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 22,338 होगा। ये रहा इस क्वेश्चन का पर्याप्त आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार लाइक ठोक दो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ठोको, कंजूसी मत करो मेरे प्यारे में, नहीं तो हम कंजूस हो जाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। लगाओ, ठोको एक बार लाइक। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई जवाब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना। हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और हम लोग को एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना था, तो भाई दो संख्याओं के गुणनफल को अगर उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ से भाग दे दोगे तो तुमको निकल जाएगा दोनों संख्याओं का क्या, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी यहां पर n का अगर कोई भी मान रख देंगे तो क्या यह संख्या का अंतिम अंक 0 आएगा, 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना। आइए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखिए यहां पर साफ और सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि अंतिम अंक शून्य होने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए क्या जरूरी है, यह समझना आपको क्या जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे ना तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप नहीं दे पाओगे। आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य यानी कि 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आनी चाहिए। किसी भी संख्या का समाप्ति 0 के साथ
तभी हो सकता है जब उस संख्या में 2 और 5 गुणनखंड होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ना 120, अगर मैं बात करूं 120, तो आप क्या देख रहे हो कि 120 का जो अंतिम अंक शून्य है, देखो ये जीरो पे समाप्त हो रही कि नहीं है। इसका मतलब है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आया होगा। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगी, वो संख्या का मान भी जीरो पे समाप्त होगी। इस बात को यहां याद कर लो, ठीक है ना। तो जैसे मैं 120 को अभाज्य गुणनखंड करूं, तो देखो तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से काटो कितने बार में, 60 बार में, 2 से काटो 30 बार में, 2 से काटो 15 बार में, 2 से काटो 3 से काटो 5 बार में। तो देखो तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब बताओ इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है कि नहीं, देखो 2 और 5 है कि नहीं। तो जब भी 2 5 होगा तो समझो वो संख्या का अंतिम अंक शून्य पे समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब देखो आओ, अब देखो आओ, अब देखो, अब यहां पर जैसे 120 है, एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो मेरे दोस्त। अगर ये 120 है, अब बोलोगे सर इसके पावर में रख दे 3, है ना, इसके पावर में रख दो 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 120 गुना 120 और गुना 120, हुआ कि नहीं। तो बताओ इस सब में आएगा कि नहीं, 2 और 5 आएगा कि नहीं सब में, बिल्कुल आएगा, 2 और 5 सब में आएगा, इसका मतलब शून्य पे समाप्त होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए, या फिर देखिए अथवा वह संख्या 10 से क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। जिसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा वो तो 10 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी ही होगी। आइए अब आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसको लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, कहा लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, थ्योरी में लिखेंगे किसी भी संख्या का अंक, यहां पर लिखेंगे आंसर में, जांच करने बोल रहा है ना, तो लिखेंगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक शून्य यानी कि 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, तभी समाप्त हो सकती है, कॉमा, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अभाज्य संख्या आनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। यहां यहां संख्या 6 टू दी पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और क्या है 3, 2 तो है लेकिन 5 है नहीं, है ना। तो लिखेंगे कि संख्या 6 टू द पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तो है, परंतु 2 तो है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। इसीलिए संख्या 6 टू दी पावर n में n का कोई प्राकृतिक मान, n का कोई प्राकृतिक संख्या मान
सुन नहीं देगा, सुन नहीं देगा। बस इतना लिख दोगे ना, आंसर जो शिक्षक आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे ना, उनका दिल और दिमाग एकदम खुश हो जाएगा बिहारी अंदाज में। समझ पा रहे हो? दिल और दिमाग क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। क्या लिखना है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अभाज्य संख्या आनी चाहिए। यहां संख्या 6n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तो है परंतु 5 नहीं है, इसीलिए संख्या 6n में n का कोई प्राकृतिक संख्या मान है ना शून्य नहीं देगा। क्लियर है? तो यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन लेने से पहले हमें यह बात को समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। थोड़ी देर पहले हम लोग कल की क्लास में समझे थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है ना? कल की क्लास में हम लोग समझे थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आज हमें समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। आज हमको समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या में हमें ये बताए थे कि कोई भी संख्या इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब कहलाएगी जब इसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। एक तो खुद एक होगा और दूसरा ये जो संख्या होगी खुद वो संख्या होगी, तो ये कहलाती है अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य मतलब ये भाज्य का मतलब क्या होता है कि वैसी कोई संख्या यानी यदि कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर 2 से अधिक है, अगर कोई भी संख्या जिसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर 2 से अधिक है तो वो क्या होगी? भाज्य होगी। और अगर 2 रहेगी तो अभाज्य होगी। ठीक है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा लेकर आया है। अब जैसे किसी का जैसे 4 को ले लो। अब 4 को चेक करना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। आइए चेक करके बताते हैं। 4 किस किस से डिवाइड होता है? तो 4 1 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है। तो बताओ कितनी संख्याओं से भाग लग रही है? तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। क्लियर है? 3 संख्याओं से भाग लग रही है ना, इसका मतलब ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में देखो तो 1 से भाग लगती है और किससे लगती है? खुद वो संख्या जो 5 है उससे। इसके अलावा कुछ और से लगती है? नहीं लगती है। इसका मतलब ये अभाज्य है और ये क्या है? भाज्य है। इसमें देखो तो सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड है? 1 और ये 2 ही गुणनखंड है। लेकिन इसमें क्या है? 2 से ज्यादा। तो जिसमें 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, किसी नंबर को उठा लो, जैसे 9 को उठा लो तो 9 देखो तो 1 से कटती है और किससे कटती है? 3 से कटती है और किससे कटती है? 9 से कटती है ना। 8 को ले लो, 8 किससे कटती है? 1 से, 2 से, 4 से और किससे? 8 से। देखिए तो सब में देखिए तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं? तो अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसे बोलेंगे भाज्य और अगर 2 ही गुणनखंड हो तो उसे बोलेंगे अभाज्य। तो ये भाज्य अभाज्य में आपको क्लियर पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसको कैसे बनाने वाले हैं। लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? लो, भाज्य संख्याएं क्यों है? ये अगर ये भाज्य संख्या तो क्यों है भाई? तो इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि इसमें गुणनखंड कितने बन रहे होंगे। क्लियर है? तो आइए जरा सा चेक करते हैं। तो हम लोग 7 गुने 11 गुने 13 प्लस पहले हम लोग 13 की बात करते हैं। तो आप जरा सा गौर से देखिए, इनमें 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो हम लोग 13 को क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो 13 को कॉमन लेंगे तो इसमें से 13 हट जाएगा तो ये 7 गुने 11 हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 13 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो 11 सत्ते 77 और प्लस का कितना? 1 और ये रहा 13, ये 13 हो गए और 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78 है ना, 78। क्लियर है? अब इसको 78, अब ये देख जरा सा देखिए तो इसको गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा? तो भाई 13 अट्ठे 104, 10 हो गया कैरी, 13 सत्ते 91,
91 और 10 कितना होता है? 91 और 10 101 होता है, 101 होता है। अरे 13 और 74 से 104, कैरी हो गया 10, 13 सत्ते 91, 91 और 10 101। तो इसको गुना करने से संख्या बनी कितना? 1014। दूसरी ओर अगर हम इसकी बात करें, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए। तो आप देखें तो 5 कॉमन लेते यहां हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना 1, और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब इसको गुना कर दिए, 6 चौके 24, ठीक है ना। इधर गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 गुना 24, 24, ये 24 हो गया और ये हो गया 42। तो ये हो गया 42 गुना कितना 24, और प्लस कितना है 1, और इंटू में कितना है 5। तो 24 गुना 42 करोगे तो मेरे दोस्त कितना होगा? 24 गुना 48 के 8, हाथ में कितना हो गया 4, और 24 चौक 96 और 4 100, 100, और प्लस 1, और इंटू क्या हो गया 5। तो ये 5 गुने के कितना हो जाएगा 1009, यानी कि 5045। अब आप क्या देख रहे हो कि जो संख्या निकल के आई है, ये जो संख्या निकल कर आई है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक संख्या निकल के आई है 1014, और एक संख्या निकल कर आई है 5045। तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 1014 का अभाज्य गुणनखंड और 5045 का जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो भाई 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड नजर आएंगे, है ना। तो यहां लिख देना है, चूंकि संख्या, है ना, क्या लिख रहा है? चूंकि संख्या 1014 और 5045 दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है ना, गुणनखंड है। इसलिए 1014, 5045 एक एक क्या है? भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आए बातों को ना? तो इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का जवाब देते समय। अब देखिए, इसको आप क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, आपको 2 से ज्यादा गुणनखंड होता हुआ नजर आएगा। तो वैसी संख्याएं जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होता हुआ नजर आए, समझ जाना वो भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? अब जरा सा चेक कर देते हैं, आइए चेक कर लेते हैं कि 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं कि नहीं। आइए जरा सा आपको चेक करके मैं बता देता हूं। देखिए, चेक करके मैं बता देता हूं, आइए चेक कर लेते हैं ना। देखिए, एक संख्या निकल कर आई है कितना? 1014, 1014। भाई साहब, इसको पहले 2 से काटोगे 507 आ जाएंगे। अब इसको 3 से काटोगे 16 48 और 9 27, ठीक है ना। इसको 13 से काटोगे, ये 13 बार में। अब ये 1014 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब देखो तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं? 2 से ज्यादा गुणनखंड, इसका मतलब क्या है? एक भाज्य संख्या है। उसी तरीका से 5045 को भी चेक कर लो। इसको पहले हम लोग 5 और 9 14, इसको 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 दाएं 50 0 9, ठीक है ना, 9 1 10। अब किससे काटेंगे? 11 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, तो 7 से कटेगा ये, 7 से काटेंगे नहीं, 11 से काटते हैं, तो 11 नंबर 99 बचा 1, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 17 से काटो, 11 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 2
7 एकम 7 3 7 चौका 28 नहीं 7 से भी नहीं कटेगा 11 से भी नहीं कटेगा 13 से काटते हैं 13 9 13 7 91 9 नहीं 15 नहीं 13 के बाद 17 17 70 70 17 17 पचे 85 है ना। तो भाई अब हम इसको किससे काटें 5 से तो काट दिए ना इसको। अब किससे काटोगे 1009 को तो 4 से 17 से काटते हैं 17 17 पचे 85 17 पचे 85 नहीं 17 से भी नहीं कटेगा 19 से काटो तो 19 चौका 76 24 नहीं 23 23 चौका 92 नहीं 23 से नहीं कटता है 1009 है ना 1009 को किससे काटोगे कटेगा तो मेरे दोस्त 5 से तो 5 यहाँ पर देखो कॉमन था 5 कॉमन हो गया। उसके बाद हम लोग इसको काटेंगे 3 से तो नहीं कटेगा नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है ये। इसको चेक करना है किससे कट रहा है ये जी 23 11 से 11 99 नहीं कटता है 11 के बाद 13 13 सत्ते 91 91 9 नहीं कटता है 13 13 उसके बाद हम लोग काटेंगे इसको 13 के बाद 17 से 17 पचे 85 15 नहीं कटेगा। फिर 17 के बाद काटेंगे 23 से 23 3 29 चौका 92 8 नहीं 23 के बाद 23 के बाद 29 29 3 87 13 9 नहीं कटता 29 से 31 से 31 93 ना 31 से भी नहीं कटता है। भाई साहब इसको चेक करेगा किससे कटेगा 31 से भी नहीं कट रहा है 31 3 93 बचा कितना 7 नहीं 31 के बाद 37 से काटो 37 दूना 74 37 37 दूना 74 37 से काटेंगे तो 37 दूना हो गया 74 तो यहाँ बच गया 26 और 9 अब 7 से काटेंगे हाँ 7 से काटेंगे 37 35 का 49 के 9 7 21 7 21 4 25 37 से काटते हैं तो देखते हैं तो 1009 को अगर हम लोग 37 से काटते ठीक है ना तो 37 दूना 7 दूना 14 का 4 3 दूना 6 और 1 7 74 10 में से 4 गया 6 ये बच गया 9 9 में से 26 ऊपर से उतारे 9 कितने बार में कटेगा जी 7 से काटोगे तो 7 7 49 बचा कितना 4 7 21 और 4 25 नहीं कटता है 37 से भी नहीं कटता है 37 के बाद कितने होंगे 41 41 दूना 82 41 दूना क्या हो गया 82 तो 100 में से 82 गया 18 उसके बाद 9 तो यहां पर देख लो 5 से काटे 10 बार में 5 से काटे 45 9 बार में 3 से 5 4 9 5 14 3 से तो कटेगा नहीं 5 से है ना 7 गुना 6 42 42 25 210 एक बार गुना करके चेक कर लेते गुना तो सही किया है कि नहीं मैं यहाँ पर जैसा चेक करते हैं गुना करके 7 छक्का 42 42 25 210 यहाँ तक 210 आ गया 2 एकम 2 2 एकम 2 ठीक है ना 2 तिया 6 6 चौके 24 इसको गुना करोगे 24 के साथ तो भाई कितने हो जाएंगे 24 एकम 24 के 4 हाथ में 2 और 24 दूना 48 और 2 50 और ये 0 और प्लस 5 यस गुना तो सही है एक 5045 5045 को हमको कर देना है प्राइम फैक्टर है ना तो किस किस से कटेगा भाई तो प्राइम फैक्टर काटो इसको देखो तो ये संख्या किस किस से कट रही है ये संख्या 1 से कटेगी ये संख्या 5 से कटेगी और एक संख्या 1009 से कटेगी। अब आप देख लो तो ये 1009 से कटेगी इसका मतलब इसमें देख लिए तो कितने गुणनखंड है
है ना, बड़ा इजी था, मैंने टाइम झूठ का लगा दिया। अब देखो इसको हमने 5 से लगा दिया तो 1000 कितने बार में कट गए? 9 बार में। अब देखो तो 1009 से लगा दो, कितने बार में कटेगा? 1 बार में। तो देखिए तो कितने गुणनखंड हो रहे हैं इसके? 3 गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं? 1 2 3। तो जब 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो क्या होते हैं? भाज्य संख्या होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? अब देखिए किसी खेल के मैदान में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगते हैं, ओके। और रवि नाम का एक लड़का है जिसको एक चक्कर में 12 मिनट का समय लगते हैं। बोला गया है कि एक ही समय में, है ना, एक ही स्थान से एक ही दिशा में वो एक साथ निकलते हैं। तो अगली बार वो समय कब ऐसा आएगा जब दोनों एक ही साथ प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे? मिलेंगे। जैसे समझना है, ये देखिए कोई सर्कुलर पाथ है, मान लिया जाए ये कोई वृत्ताकार क्या है ना, पथ है। और इस पथ पे रवि और सोनिया, मान लीजिए बिंदु है, इस स्थान से रवि भी निकल रहा है और इसी स्थान से सोनिया भी निकल रही है, और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है भाई। ये दोनों इस डायरेक्शन में मान ली चल रहे हैं। तो रवि एक चक्कर लगाता है, जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया और रवि यहां पर पहुंचा तो इसको लगता है 12 मिनट। लेकिन सोनिया जब एक चक्कर इस तरह से लगाती है तो सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो अगली बार वो समय कब आएगा जब रवि और सोनिया एक साथ इसी बिंदु पर दिखाई देंगे? तो वो टाइम जो होगा ना, वो जो समय होगी वो होगी रवि का समय और सोनिया के समय का कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो प्रारंभिक स्थान पर अगली बार जो समय मिलेगा वो क्या होंगे? इन दोनों के टाइमों का एलसीएम, है ना। तो लिखना है यहां पे, क्या लिखना है? लिखना है यहां पे कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां लिखना है दोनों सोनिया और रवि अगली बार प्रारंभिक स्थान पर सोनिया और रवि को अगली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय 18 और 12 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो 18 का कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे? तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 का कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो एलसीएम निकालते समय हम लोग ये एलसीएम निकालते समय आभाज्य संख्या लिखते हैं। तो आभाज्य संख्या में 2 आया और कौन आया? 3 आया, है ना। एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी पावर लेंगे, तो 2 का सबसे बड़ी पावर 2 है और 3 का सबसे बड़ी पावर 2 है। तो भाई वो क्या हो जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट। अगली बार जब वो मिलेंगे, कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे वो एक साथ। अगली बार वो दोनों एक साथ यहां कब नजर आएंगे? 36 मिनट बाद। यानी पहली बार चला, इसके 36 मिनट बाद वो समय जब आएगा जब वो एक साथ दिखाई देंगे, है ना, एक ही बिंदु पे दिखाई देंगे। तो दोनों को एक पॉइंट पर मिलने में जो लगा समय होगा
वो होंगे उनके द्वारा लिए गए समय का क्या, एलसीएम। तो मैंने साफ साफ लिख दिया, दोनों सोनिया और रवि अगली बार प्रारंभिक स्तर पर मिलने में जो लगा समय होगा, सोनिया और रवि को दोनों को अगली बार प्रारंभिक स्थान में मिलने में जो लगा समय होगा वो दोनों के समय के क्या होंगे, एलसीएम के बराबर होंगे। तो 18 और 12 समय था, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दिए, 36 आ गया। यानी अगली बार जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो 36 मिनट हो रहे होंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग का? एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.1 था न्यू एनसीईआरटी का ये कंप्लीट हो चुका है और ओल्ड एनसीईआरटी का 1.2 कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग आराम से बनाइए। और अब हम लोग क्या करेंगे कि 1. यहाँ से खत्म हो गया 1.1, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है वो खत्म करेंगे। तो जितने भी एक्सरसाइज हैं वास्तविक संख्याएं की सबको खत्म करना है। तो अभी वास्तविक संख्याएं का 1.2 लेके आने वाला हूं, है ना। तो वेट करना, एनसीईआरटी को एकदम धो के पी जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। क्लास कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट करके बताओ मुझे, है ना। आप लोगों की कमेंट्स को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है और फिर पढ़ाने में मजा आता है मेरे प्यारे मित्र। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी, है ना। तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। पूरी की पूरी क्वेश्चन मैंने ये आपको बता दिया। ये क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन, ये सब सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या कर दिया है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने ये सब सारा चीजें बताते हुए एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूं। तो अभी जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए, हम लोग ये कंप्लीट कर लिए, हम लोग ये कंप्लीट कर लिए, हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग को ये टॉपिक कंप्लीट करना है वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्याएं में हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चन, शांत और अशांत दशमलव प्रसार पर आधारित क्वेश्चन, वास्तविक संख्याएं की परिचय पर आधारित क्वेश्चन और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित क्वेश्चन को देखना है ना। और हम लोग आपको कंप्लीट कर दिए हैं। कौन से कंप्लीट कर दिया है जी? तो हमने कंप्लीट कर दिया है आपको ये जो एक्सरसाइज है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में 1.2 और न्यू एनसीईआरटी में 1.1 ये कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का काउंट, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.3 देखेंगे और न्यू एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग 1.2 देखने वाले हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइज, मिलेंगे आप लोग के साथ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय।